बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ गुफ्तगू की, कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी सामने आई, जिसके अंदर से एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स फ़लस्तीनियों के हुकूक के बारे में है। यहाँ ये वाज़े रहे कि इमरान खान साहब का अपने पहले दिन से ही यही बेसिकली मौक़िफ़ रहा इज़राइल के हवाले से। मुझे याद पड़ता है कि आज से तकरीबन एक साल पहले इमरान खान साहब से चंद सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, जिसमें मैं भी मौजूद थी। वहाँ इज़राइल के बारे में उन दिनों बड़ी चहमगोइयाँ चल रही थी कि शायद पाकिस्तान इज़राइल से ताल्लुकात बढ़ाने के मामलात के ऊपर गौर खौज कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने इस सवाल पे बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली ये बता दिया कि फ़लस्तीनियों के राइट्स को हम किसी भी तरीके से पसे पुश नहीं रख सकते हैं और इज़राइल को रिकग्नाइज करना हमारे कार्ड्स में मौजूद नहीं है। और यही बात कल रात को भी उन्होंने रीइटरेट की। इसके अलावा पंजाब की अब की टीम से शायद वो सेटिस्फाइड है। पंजाब के अंदर पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ रही थी। चीफ सेक्रेटरी, आईजी तब्दील होना, ये तमाम बड़ी बड़ी तब्दीलियां पंजाब के सिस्टम को स्टेबली चलने नहीं दे रही थी। वसीम अकरम प्लस यानी उस्मान बुज़दार साहब के बारे में भी बड़े सवालात उठने लग गए थे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए। इन 2 सालों में पंजाब किधर खड़ा है, असल सवाल ये बनता है, क्योंकि केपीके के अंदर तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत 5 साल कर चुकी और पंजाब के अंदर वो रिफॉर्म्स जो केपीके में किए थे, जब वो लागू करने की कोशिश की तो शायद बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस हवाले से बात करेंगे पंजाब के बारे में बिलखुसूस। उसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब स्टेबलाइज हो गई है या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट में। और थर्ड सेगमेंट में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, उसमें जो तब्दीलियां आ रही हैं, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले सेगमेंट के लिए हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊं। काजी अहमद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा मुनीबुल हक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ तमाम खदशात, चैलेंजेस से अब आगे बढ़ गई है और स्टेबल हो गई है। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इफ्तिखार अहमद साहब, वेरी सीजन्ड एनालिस्ट एंड वेरी सीनियर एनालिस्ट एज वेल। बड़ा तवील अरसा इन्होंने जर्नलिज्म में गुजारा। और लास्ट सेगमेंट जिसमें हमने फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रही है, उसके लिए इफ्तिखार अहमद साहब तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनके साथ डॉक्टर हुमा बकई भी मौजूद होंगी, जो कि एडवाइजरी काउंसिल जो है फॉरेन अफेयर्स की, उसकी मेंबर भी हैं। तो डॉक्टर हुमा बकई साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे अपने पहले सेगमेंट के हवाले से और बात करेंगे काजी अहमद अकबर साहब से। काजी साहब, सबसे पहला सवाल आपके हवाले से, पंजाब की कारकर्दगी पिछले 2 साल के अंदर क्या वैसी रही जैसा आप लोगों ने सोचा था? क्योंकि मुझे याद पड़ता है 100 दिन के प्लान के अंदर तो बहुत लंबे चौड़े ख्वाब थे। 100 दिन जब मुकम्मल हुए तब भी ये बताया गया कि हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए पहला कदम रख दिया है। अब समझते हैं कि 2 साल में जो अचीव हुआ वो काफ़ी है या वो है जो आप लोगों ने सोचा हुआ था कि हम 2 साल में अटेन करेंगे, कंसिडरिंग कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर 5-6 दफ़ा आईजी चेंज हो चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, आप लोगों के वसीम अकरम प्लस की तब्दीली होने की कुछ ना कुछ अरसे बाद खबरें आना शुरू हो जाती हैं, आप सेटिस्फाइड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। देखें, पहली बात तो ये है कि आईजी चेंज करना या चीफ सेक्रेटरी चेंज करना, ये आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहली बार आई हुई, हमारी ऐसी टीम मौजूद नहीं थी ब्यूरोक्रेसी में, और जो पुराना सेटअप था उनके जो पंजे थे वो इंट्रेंच थे सिस्टम के अंदर। सो येस, वी हैड टू टेस्ट आवर टीम और हमने प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर काम करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अभी जो एक हमने पंजाब के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, आईजी साहब मौजूद हैं, अब हमने एक बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन बना लिया है। एंड दिस इज नाउ, यस, दिस इज गोइंग टू गो ऑन। और मेरे ख्याल से इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी क्लियर इंडिकेशन दी है अपने कल के इंटरव्यू में इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा कि जो कॉम्बिनेशन मैं चाह रहा था कि पंजाब में बने, वो मुझे लग रहा है कि मैंने वो अचीव कर लिया है और अब हम इस सिस्टम को इसी तरीके से चलाएंगे। तो ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से फेडरल में भी बहुत सारी चेंजेस वक्त के साथ होती रहीं, लेकिन आपने देखा कि अभी चीज़ें स्टेबलाइज होना शुरू हो गई। 8 से 6 महीने, साल पहले गवर्नमेंट के बारे में जो लोगों के ख्यालात थे, आज वो बदलने शुरू हो गए हैं।
आज प्री कोविड सिचुएशन को देखें, पोस्ट कोविड जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको भी ज़रूर मद्देनजर रखें, जहां पे आपके आसपास के 8-10 मुल्क इंक्लूडिंग द यूरोपियन इकोनॉमीज एंड द अमेरिकन इकोनॉमी वो सब नीचे डिप की तरफ हैं, आपकी पाकिस्तानी इकोनॉमी भरपूर तरीके से रिकवरी की तरफ। खैर भरपूर तो ना बोले ना काजी साहब, ये बहुत ज्यादा, मैं अर्ज करता हूं ये शायद हम लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज करता हूं, देखिए 18 साल में पहली दफा आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आज आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आज आपकी इंपोर्ट्स गिर रही हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, आपका जो टैक्स टारगेट्स थे कोई सोच भी नहीं सकता था कि जुलाई के महीने में हम उसको 23% ओवर अचीव कर जाएंगे। मीनिंग देयर बाय कि गवर्नमेंट ने जो कोविड का टाइम गुजारा, इट वाज अ वेल प्लान टाइम, स्ट्रेटेजाइज उसको ठीक किया गया था। जैसे ही पोस्ट कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुई, इकोनॉमी ने अपने आप को रिकवर करना, ठीक है, चलिए अभी वो रिकवर करना शुरू करेगी। अभी पोस्ट कोविड टाइम तो स्टार्ट नहीं हुआ काजी साहब, अभी तो फिर भी हम कोविड के दौरानिये में चल रहे हैं। अल्लाह करे कि दूसरी पीक ना आए, अल्लाह करे। गुड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वी हैव ऑलमोस्ट एंटर्ड द पोस्ट कोविड बिकॉज आप देखें आज इंडिया के हालात देखें, आज सबसे ज्यादा फर्टिलिटीज वहां पे हुई। चलिए मैं मुनीब आपकी तरफ आऊंगी। पंजाब में बड़े अरसे से तख्ते लाहौर कहा जाता था, PMLN का गढ़ कहा जाता रहा। जब सेंट्रल पंजाब में PTI ने पंजे गाड़े तो ऑफ कोर्स PMLN को तकलीफ भी हुई होगी, यकीनन। आप खुद MP हैं, पंजाब की इससे पहली सूरत हाल को देखते आए, अब भी आप सूरत हाल को देख रहे हैं। बड़े सादा से हमारे CM हैं उस्मान बुज़दार साहब, बोलते कुछ नहीं है लेकिन कर काफ़ी कुछ रहे होते हैं। पंजाब में डिफरेंस क्या देख रहे हैं? नॉट एज अ पर्सन फ्रॉम ऑपोजिशन, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक बड़े न्यूट्रल स्पेक्टेटर के तौर पे मुझे बताइए। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। कल PTI की गवर्नमेंट ने अपने 208 पेजेस की 2 साल की कारकर्दगी पेश की है। मैंने वो कारकर्दगी कंप्लीट पढ़ी है। पंजाब और पाकिस्तान में 20 साल तारीख में कभी इतनी टैक्स कलेक्शन कम नहीं हुई जितनी इस साल हुई है। और उस 208 पेजेस की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें, उस पे जो बुक है या बुकलेट है, उसमें कहीं पे भी गुर्बत ख़त्म करने का कोई जिक्र नहीं है। जो इकॉनमी के हवाले से आपने बात की उसका जवाब ये है। पंजाब की जो सूरत हाल है, आप पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर 2 साल पहले का देख लें, पंजाब की ग्रोथ की रेशो देख लें, पंजाब की किसी भी चीज़ को उठा के देख लें और इन 2 सालों में देख लें, हर चीज़ बैक हुई है। इमरान खान साहब बार बार उन्हें वसीम अकरम प्लस कहते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी वसीम अकरम प्लस वाली नहीं है। और जहाँ जिस चीज़ पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कि हम सराइकी सूबा बनाएंगे, 2 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट को आए हुए, अब वहाँ पे एक सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बैठा के और एडिशनल IG को बैठा के ये कह रहे हैं कि हमने सूबे के सराइकी लोगों को उनके हकूक दे दिए। ऐसा नहीं है। उन्होंने आगाज़ तो किया, आपने तो वो भी नहीं किया था ना। उन्होंने कुछ सेक्रेटेरिएट ही बना दिया, आपने तो वो भी नहीं किया था। उससे काम स्लो होगा, उससे काम तेज़ नहीं होगा। पहले फाइल्स मुल्तान आया करेंगी, फिर वहाँ से वो लाहौर आया करेंगी, लोगों की मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल उनका नारा था जिसके लिए उन्होंने वहाँ पे एक दफ्तर बना के ये साबित कर दिया कि सूबा बन गया। सूबे के रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लेजिस्लेशन भी नहीं हो रही और ना ही किसी किस्म की उन्होंने उसके ऊपर कोई मूवमेंट स्टार्ट किए। वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी या पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, बार बार IG तब्दील करना, चीफ सेक्रेटरी तब्दील करना उनका है, उनका राइट है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो चला ही नहीं पा रहे हैं, उनके साथ लोग चल ही नहीं पा रहे हैं। मिनिस्टर्स बार बार तब्दील हो रहे हैं, कभी किसी को कहाँ पे ले आते हैं। और ये आज अब तो ये बात चलने लग पड़ी है कि उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं और उनकी रिप्लेसमेंट हो रही है। नहीं, अभी जरा ठहराव नजर आ रहा है। क्यों काजी साहब, उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं? नहीं जी, ही स्टेइंग हियर इंशाल्लाह। और तो क्यों बीच में ये चमगोइयां क्यों शुरू हुई थी? देखिए इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 5-6 तो हमारी जमात के अंदर से एस्पायरेंट्स हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वफाक में भी हैं 2। उनकी वजह से भी एक, मतलब पार्टी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी एक थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी वो खुद भी क्रिएट करते हैं, फिर ऑपोजिशन भी उसको बहुत ज़्यादा उठाती है, मीडिया भी उठाता है। दी ओनली प्रॉब्लम विद द चीफ मिनिस्टर इज़ कि वो थोड़े मीडिया शाय हैं। लेकिन अभी आपने देखा उस दिन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो थी उसमें उन्होंने मियां असलम साहब को मना किया, उन्होंने कहा जी मैं तमाम जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब खुद दूंगा, एंड ही रिस्पॉन्डेड वेरी कॉन्फिडेंटली। सो प्रॉब्ली ही हैज स्टार्टेड टू रियलाइज कि ये जो एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है इसको अब कवर करना है। 2 साल बाद भी अगर रियलाइज ना हो तो फिर कब रियलाइज? देखें, एक शख्स जो पहली बार असेंबली में आया है उसको प्राइम मिनिस्टर का जो है एतमाद मिला है, ही इज सिटिंग एज अ चीफ मिनिस्टर, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उनको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि उनकी लीडरशिप में पंजाब की अचीवमेंट्स क्या हुई हैं। कह रहे हैं कि पंजाब की कोई अचीवमेंट नहीं, देखें ऑपोजिशन तो यही कहेगी। मैं आपके साथ देखें ना, एक तो लिस्ट है, मैं आपके साथ 2 चीजें शेयर करता हूँ। एक हम लेकर आए एजुकेशन में SIS सिस्टम, ये मेरे भाई खुद भी हल्के के MP हैं।
वहाँ पे जब हुकूमत चेंज होती थी तो लोग 250-250 टीचर्स की लिस्टें दिया करते थे कि जी इसका तबादला यहाँ से वहाँ कर दें, इसका वहाँ से यहाँ कर दें, और ये पूरा साल ये सिलसिला चलता था। और ये वो टीचर्स होते थे जिनको फिर इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया जाता था। हमारी गवर्नमेंट ने आके वो सिस्टम लॉन्च किया। आज किसी सियासतदान के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसमें मुदाखलत कर सके। अब आप देखें, रोज़मर्रा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, निकाह सर्टिफिकेट चाहिए, 100 मामलात हैं। बल्दियाँ ऑनलाइन ऐप आ गई है, आप अभी खोलें अपने मोबाइल के ऊपर, रजिस्टर योरसेल्फ, विद इन 5 मिनट्स यू आर अप्लाइंग, और आप अप्लाई कर देती हैं और आपको कॉल आती है कि जी आप 3 दिन बाद 4 दिन बाद आके अपना बर्थ सर्टिफिकेट इस दफ्तर से रिसीव कर लें। और फिर जो हमने रावी का देखें, लाहौर के ऊपर कितना बर्डन था। कई सालों से लोगों ने लॉन्ग बूट्स पहनकर बारिशों में उतरना तो मुनासिब समझा, लेकिन उस पानी का हल नहीं निकाला। हमने अंडरग्राउंड मिलियंस ऑफ गैलन्स के स्टोरेज बनाने शुरू किए। एक स्टोरेज कंप्लीट होने वाला है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि पानी को वहाँ इकट्ठा किया जाए और फिर उसको हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो आपकी रावी अर्बन अथॉरिटी बनी है, उससे आपके लाहौर के ऊपर जो पॉपुलेशन का एक बोझ है वो कम होगा, एक ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। कोई ये 500 अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट है। मैं आपके किसी प्रोजेक्ट को शक की निगाह से नहीं देखती। मैं आपके सारे प्रोजेक्ट्स को एटलीस्ट फॉर देयर इनोवेशन क्रेडिट देती हूँ। लेकिन देखिए, हम लोगों ने ये बताना कि हम ये कर रहे हैं या हमारा ये काम शुरू हो गया है, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि 2 साल में क्या हुआ है, और अगले 3 साल में, अगर 2 साल की ये स्पीड है तो अगले 3 साल में क्या होगा। आपको मालूम है काजी साहब के पिछले 2 साल के अंदर डॉलर की जो बेसिकली कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो इतनी इस कदर बढ़ गई थी कि उसके बाद ऑटोमेटिकली रिपल डाउन इफेक्ट आया एंड सारे के सारे लोग तड़पते हुए ये कहने लगे कि इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया खान साहब ने। लाहौर के किसी इलाके में जाके पूछ ले, मैं तो जाकर पूछती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात अर्ज कर रही हूँ। मुझे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इंटरेस्ट है। मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि एक आम आदमी को रोटी कितने की मिल रही है, एक आम आदमी को सब्जी कितने की मिल रही है, उसके बिजली का बिल, गैस का बिल कितना आ रहा है, उसके बारे में मुझे बता दे पिछले 2 साल में क्या हुआ। मैं 2 बातों में आपका जवाब दूंगा। पहला तो कल की रिपोर्ट आ गई, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो आपको पता है कि उसकी अगस्त की जो प्रेडिक्शन है दैट इज 7.5%, विच इज़ द लोएस्ट इन द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इट मीन्स कि हम महंगाई के ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जहाँ तक डॉलर की अप्रिसिएशन की बात है, आपको ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि मिफ्ता इस्माइल साहब का ऑन रिकॉर्ड, अगर आपको चाहिए हो मैं क्लिप दे दूंगा, मई 2018 का क्लिप मौजूद है जहाँ पे वो खुद इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि जी हमने इसको आर्टिफिशियली रोक के रखा हुआ था, अब हमने इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा है, सो द डॉलर इज बाउंड टू एप्रिशिएट। तो फ्री फ्लोट कर दिया तो ना, हमने भी उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा और उसको, और मैं आपको बताऊं कि डॉलर की जो स्टेबिलिटी है, ये आप इसको वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा सा देखें कि डॉलर जो है वो अगर उस पर पाकिस्तान में उसमें इंस्टेबिलिटी रही है तो उसकी यूरोप में भी रही है, उसकी बाकी मुल्कों में भी रही है। सो दैट डज नॉट मीन कि ये सिर्फ कोई पाकिस्तान आई वुड डिसएग्री टू दैट। साउथ एशिया के अंदर कोई, साउथ एशिया में कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं थी डॉलर में। पाकिस्तान आप इंडिया की इकोनॉमी को देख लें, वो किस तरीके से नीचे जा रही है। वो तो कोविड के बाद गई ना। मैं तो डॉलर की अप्रिसिएशन, डॉलर की कीमत के कदर के अंदर इजाफे की बात कर रही हूं। बट हैविंग सेड दैट, मुनीब, अगर वो आप लोग जो है वो 5 साल का सोचा करते थे, उससे आगे आप लोग सोचते नहीं थे कि हमने अगले इंतखाबात तक करना क्या है। आप लोग, अगर वो लोग किसी सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए कि सिस्टम दुरुस्त हो रहा है। पंजाब तो सब पंजाब के रहने वालों का है, अगर सिस्टम दुरुस्त होता है तो सपोर्ट देम। व्हाई द ऑपोजिशन देन? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अगर 2 सालों में सिर्फ SIS सिस्टम बनेगा और उसकी बुनियाद पे कहा जाए कि हमें आइंदा भी हुकूमत करने दी जाए और हमारी सपोर्ट की जाए, तो मेरा ख्याल है इन्हें तो 5-7 हज़ार साल चाहिए। पंजाब की पेस बहुत तेज़ है। पंजाब की स्पीड डेवलपमेंट की जो शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, जिस स्पीड से हमने काम किया था, उसकी पेस बहुत तेज़ है। चाइना के लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसकी तारीफ़ की थी। लेकिन ये क्योंकि अब मुझे नहीं समझ आती, इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि वो पहली दफ़ा असेंबली में आए हैं, अभी वो सीख रहे हैं। 2 साल बाद उन्होंने एतराफ़ करने की क्या बात है, फैक्ट ना कि पहली दफ़ा है। कल उन्होंने बड़ी अच्छी मीडिया से गुफ्तगू की 2 साल बाद। मतलब ये 2 सालों में किया क्या है? ऐसा ही सिस्टम लेके आए हैं। बाकी तो इन्होंने पहले भी इलेक्शन से पहले भी स्लोगन लगाए थे ना, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, और रावी के ऊपर भी अभी बनेगा। सिस्टम ऐसा छोड़ा कि वो नहीं बना सके। 2 सालों में कुछ भी नहीं कर सके। 5 साल तो नहीं, आप लोगों को 2 साल में मसला है। हमने कब रोका हुआ है? ऑपोजिशन ने कहाँ रोका है? किस चीज पे ने, मतलब नो कॉन्फिडेंस की बात आ रही है अभी तक आई है। आज उसके बाद मौलाना साहब कहते हैं गिरा दो, जला दो, खत्म कर दो। अभी तक पंजाब असेंबली की तरफ से कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया। बातें चलती रहती हैं, पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। अगर इस पे भी ये परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह से इनसे काम नहीं किया जा रहा। 2 साल इस वजह से काम नहीं कर सके कि वज़ीर चेंज हो जाएगा। खुदा का खौफ करें, काम करके दिखाएं, प्रोजेक्ट्स बताएं।
बताएं इन्होंने किया क्या है 2 सालों में, बताएं हमारी 2 साल की, पहले 2 सालों की कारकर्दगी देख लें, उसमें देखें कि हमने पंजाब में कितने मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं। पंजाब में हमने पहले कौन से 2 साल, वो 2 साल जो पहले किसी जमाने में आप पहली दफा आए थे, या वो 2 साल जो अभी किसी आप अपने एक्सपीरियंस से उनका कंपैरिजन तो ना करें ना? जिन मर्जी 2 सालों को पहलों को देख लें। अच्छा। और उनका इनके साथ कंपैरिजन कर लें, आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स नजर आएंगी। राइट, चलिए मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्टेबलाइज हो गई या नहीं। इफ्तिखार अहमद साहब से बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ सियासी मामलात के हवाले से जो पंजाब की सियासत में बिलखुसूस चल रहे हैं। अभी ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेबिलिटी के हवाले से। क्या ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी एक थ्रेट है या नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 3 साल भी स्टेबली गुजार लेगी या नहीं गुजारेगी? इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ ही चलते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस शो। इफ्तिखार साहब, सबसे पहला सवाल, कल 2 साल मुकम्मल हुए। कल इमरान खान साहब ने 2 साल बाद एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया और उसके अंदर अपनी कारकर्दगी से वो सेटिस्फाइड नजर आए। अब ऐसी सेटिस्फैक्शन जब किसी प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर हो, उसकी बातों से झलके, तो ऐसा लगता है कि अगले 3 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेबल है। डू यू थिंक सो, कंसिडरिंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे? इफ्तिखार साहब, देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो आप कह रहे हैं वो स्टेबल है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती और वो अपने को फैसला नहीं करते कि उनकी अपना तहरीक है क्या, और वो जो अपोजिशन करना चाह रही है इमरान के खिलाफ मूवमेंट, उसकी नोयत क्या होगी, उनका प्रोग्राम क्या होगा। देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस करना कोई प्रोग्राम मेरे लिए तो कोई अहमियत नहीं रखता। मैं कॉमन मैन हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वहाँ पे इस्लामाबाद में कौन हुकूमत करता कौन हुकूमत नहीं करता। मेरे मसाइल जो हैं वो कुछ और नोयत के। मेरे मसाइल है रोज़मर्रा के, मेरे मसाइल है महंगाई के, रोज़गार के, मेरे मसाइल हैं जो मैं मुश्किलात बैड गवर्नेंस की वजह से फेस कर रहा हूँ। इन मसाइल का हल देना होगा अपोजिशन पार्टीज़ को, तब जाके कुछ प्रॉब्लम बनेगी उसके लिए, इमरान के लिए। वरना इमरान की जो शेयरिंग है बड़ी स्मूथ है, उसको जो सपोर्ट जिन हल्कों की है वो उसके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। अपोजिशन को उसने दबाव में रखा हुआ है नैब के, और उस अपोजिशन को इकट्ठी नहीं होने दे रहा। तो जो अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही, जिस अपोजिशन के पास कोई क्लियर कट प्रोग्राम नहीं है, उस अपोजिशन को आवाम की सपोर्ट नहीं मिल सकती। आवाम सिर्फ उसी को सपोर्ट करेंगे जो उनके मसाइल के ऊपर बात करेगा। ये है वजह जिस पे उसके चेहरे पे तमानीत नजर आती है, उसके चेहरे पे इत्मीनान नजर आता है। दिस इज द ओनली रीजन, अदरवाइज तो ऐसी बात कोई नहीं। अगर असेंबलियों की स्ट्रेंथ देखी जाए तो खुद कौमी असेंबली में इतनी हैवी स्ट्रेंथ, इतनी भारी नहीं एक्सपीरियंस उनकी कि उनको इत्मीनान हो। पंजाब तो सिर्फ खेल है कि जब चौधरी साहिबान का मूड बन गया और उन्होंने हतमी तौर पर फैसला कर लिया कि अब उन्होंने बगावत कर ही देनी है, हाँ उस बगावत के नताइज कुछ भी निकले तो ये फिर उसी वक्त पंजाब में तो मामला ख़त्म हो जाएगा। केपीके के अंदर उनकी भारी अक्सरियत है पीटीआई की, वो उनका मामला चलता रहेगा। बलूचिस्तान के अंदर सूरत आपको पता है, वो कभी भी कुछ भी वहाँ हो सकता है। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असेंबली में अक्सरियत है, ये है हालात। लेकिन जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठे नहीं होती और जब तक उनके पास कोई मकसद नहीं होता, मैं नहीं समझता इमरान को खौफ होगा। That's a very interesting take, इफ्तिखार साहब। तो ये ऑपोजिशन को क्या सिर्फ नैब ही यकजा होने से रोक रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन तो कहती है कि हम ये नैब वैब के केसेस से नहीं डरते, हम बड़े सालों से भुगतते आए हैं, हमने पाबंदे सलासल भी हम रहे, हम लोगों ने केसेस भी भुगते, हमने सब चीज़ें ये देख ली हैं, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। फिर क्या वजह है कि ऑपोजिशन यकजा नहीं हो पा रही? क्या वाकई में सोच का इख्तलाफ है, मंशूर हर किसी का अपना अपना था उसका इख्तलाफ है, या फिर इख्तलाफ कुछ और है, आपसी कदूरते इख्तलाफ की वजह है? देखिए, इख्तलाफ जो है हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, इख्तलाफात होते हैं मंशूर के हवाले से। लेकिन देखिए, मैं इस बात को समझता हूँ और ये बात इमरान खान भी समझता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बासवाए
कि नए इंतखाबात उसको दिए जाएं, वो किसी चीज़ पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। मैं नवाज शरीफ ये समझता है कि 88 अरकान असेंबली के साथ इस पार्लियामेंट को वो नहीं चला सकते, और इसीलिए वो किसी किस्म का कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते कि जहाँ पे जमहूरियत को एक सदमा पहुंचे और एक दुख पहुंचे, और उनकी एक्टिविटी से कोई ऐसी हरकत हो जाए जिससे जमहूरियत का मामला ही खत्म हो जाए। ये बड़ी अहम और वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि 88 MNA के साथ ये नवाज शरीफ कहते हैं मैं हुकूमत नहीं चला सकता, और वो कहते हैं ऐसी हुकूमत की जरूरत ही नहीं है जिसमें आपके साथ 88 अरकान हो। एक बात। दूसरी बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं है, और जहां तक आप कहते हैं कि नैब से खतरा नहीं, नैब से खतरा है। लाहौर में पिछले दिनों के अंदर नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जिन लोगों को बुलाया है मुख्तलिफ तहकीकात के लिए, वो सारी की सारी लोकल पॉलिटिशियंस हैं, लोकल उनकी क़यादत है। अगर सारी लोकल क़यादत भी चली जाए जेल के अंदर और सारी लोकल क़यादत को आप नैब के केसेस में इन्वॉल्व कर दें, तो फिर तहरीक के लिए काम कौन करेगा? कौन महल्ले महल्ले गली गली जाके मीटिंग्स करेगा, लोगों को तैयार करेगा, वर्कर्स को तैयार करेगा? एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि वर्कर्स उनके पास इतने ज्यादा नहीं है, एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि इतने वो ऑर्गेनाइज हैं, और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि नैब का जो इशू मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के वो इतना संगीन है कि ऐसी सूरत में उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई इंकलाबी पार्टी तो नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है जी 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 इफ्तिखार साहब कंटिन्यू करिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई इंकलाबी पार्टी तो नहीं है ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक मुकामी हालात और वाक़यात के हवाले से इमर्ज करने वाली एक पॉलिटिकल फोर्स है। इंकलाबी पार्टी जो होती है वो कम वर्कर्स के साथ भी रेजिस्टेंस के अंदर जा सकती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो उनके वर्कर्स इस किस्म की कभी भी जत्थेबंदी में शामिल नहीं हुए कि वो पूरी के पूरी किसी क़यादत के साथ जो बरशेकदार क़यादत उसके साथ टक्कर ले रही। बहुत सही वजूहत। राइट इफ्तिखार साहब, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी, क्या मिडल ईस्ट में तब्दीलियों से चेंज होगी, हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। अब जरा बढ़ते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मामलात के ऊपर। मिडल ईस्ट में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। एक तरफ यूएई इजराइल को रिकग्नाइज करता है, तो दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि बाकी अरब ममालिक को भी हमें रिकग्नाइज करना होगा बहुत जल्द। इसके साथ साथ सऊदी अरब से ताल्लुकात, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस सेगमेंट के लिए इफ्तिखार अहमद साहब के साथ साथ डॉक्टर हुमा बकई ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले इफ्तिखार साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। इफ्तिखार साहब, सऊदी अरब आर्मी चीफ और DGISI गए हुए हैं और मामलात हमारे कुछ बीच में कशीदा हुए, अब ज़रा बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश हो रही है। इस दौरे को किस कदर तक कामयाब होता हुआ आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो कोशिश करेंगे, हमारा जो डेलीगेशन वहाँ पे गया है वो भरपूर कोशिश करेगा कि ऐसा तासर मिल जाए या ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि उनको कुछ कामयाबियाँ हों, और जो खलिश पैदा हुई है दोनों ममालिक के दरमियान वो कम से कम हो। बड़ा अजीब सा लगता है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो उनके लिए गाड़ी ड्राइव कर रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर जो उनके साथ बहुत करीबी मरासम का इजहार करता है, एक प्राइम मिनिस्टर जो उनसे कहता है कि अगर आप यहाँ पर इलेक्शन लड़ें तो आपको बड़ी कामयाबियाँ हासिल हो सकती हैं। उस प्राइम मिनिस्टर की जमात के कुछ दोस्तों की बिना पर जो मामला पैदा हुआ, क्या वो उस वज़ीर ख़ारजा की अपनी सोच है या उस सोच में प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त खुद भी मुलव्वस है? ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा, और जब तक सऊदी अरब को इस बात का जवाब नहीं मिलेगा और सऊदी अरब को की क़यादत को इस बात का जवाब नहीं मिलेगा, मैं नहीं समझता कि जो वफद गया है उसको बहुत ज़्यादा को कामयाबी हासिल हो। राइट। डॉक्टर हुमा बकई, एक तो सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात थे वो इस कदर अच्छे थे,
किसी ज़माने में कि हमारे यहाँ खुद MBS आकर ये फरमा कर गए थे कि कंसिडर मी एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन सऊदी अरेबिया, और अब हमारे यहाँ से एक बड़ा इम्पोर्टेंट वफ्द सऊदी अरेबिया गया हुआ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी क़यादत कर रहे हैं। ये जो बीच में एक कशीदा पैच आया था, क्या उसको फिक्स कर पाएंगे? जिस तात्तुल की आपने बात की उसमें मेरा ख्याल है कि एक सूरत हाल हुई कि पाकिस्तान ने पब्लिक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, बिलखुसूस फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ने पब्लिक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, जिसको इतना वेल रिसीव नहीं किया गया, और उसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी किया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है, रियाद उसका सतून है, और वहाँ ना तो कोई बदलाव आया है ना चेंज आई है, अलावा इसके कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थ्रस्ट में एक चेंज आया है, जिसको इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया था, और उन्होंने कहा था कि हम कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ब्रिज बिल्डिंग का हिस्सा बन सकते हैं, ताल्लुकात दो ममालिक के बीच में बेहतर करने का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन किसी के कॉन्फ्लिक्ट के लिए इस्तेमाल में नहीं दे सकते। मेरे ख्याल है ये एक असर्टिव स्टांस है पाकिस्तान का, चाहे वो यमन की वॉर हो, चाहे वो सुलेमानी के बाद अमेरिकन रिक्वेस्ट हो फॉर बेसिस, यही बस हमारा एक है स्टांस जो बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। कल आपने इमरान खान साहब की स्पीच सुनी, वो पैलेस्टीनियन कॉज से भी कमिटेड हैं, और मेरा ख्याल है कि इसको अननेसेसरी हाइप दी जा रही है। सऊदी अरब हमारे लिए अहम मुल्क था, अहम मुल्क है और अहम मुल्क रहेगा। अच्छा हुमा बकई साहिबा, अब मिडल ईस्ट के अंदर बहुत तेज़ी से कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। UAE ने फॉर्मली इजराइल को रिकग्नाइज़ किया, और अब इजराइल की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं कि बाकी अरब कंट्रीज़ को भी उनको रिकग्नाइज़ करना होगा या आने वाले वक्तों में वो करेंगे। ऐसी सूरत हाल में हुमा बकई साहिबा, क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कोई तब्दीली आएगी, या डू यू थिंक कि उसी तरीके से स्मूथ सेलिंग चलती रहेगी ताल्लुकात? अच्छा, आप बताइए हमारे ताल्लुकात इजिप्ट और टर्की से कैसे? They're good. तो इजिप्ट और टर्की दोनों इजराइल को रिकग्नाइज भी करते हैं और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी हैं। राइट। तो मैं नहीं समझती कि हर कंट्री का अपना सोवरेन राइट होता है कि वो किसी कंट्री को रिकग्नाइज करे या नहीं। हमने भी इजराइल की रिकग्निशन को इस बात से समझिए जोड़ा हुआ है कि पैलेस्टीनियंस को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल जाए, और उसके साथ साथ हमने उसको ये भी जोड़ा हुआ है कि सऊदी अरब का इस हवाले से क्या स्टांस है। तो देखिए कि अगर खित्ते में तब्दीली आ रही है, प्रैग्मेटिज्म का कोई इजहार होता है और पैलेस्टीनियंस को कोई कंसेशन या राइट मिल जाता है जो पैलेस्टीनियंस को एक्सेप्टेबल हो, कोई 2 स्टेट सोल्यूशन आ जाता है, तो कुछ और भी सोचा जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो इस तरह से है कि ये जो डील हुई है इसमें सबसे ज्यादा फायदा इजराइल का हो गया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमने जो अपनी सेटलमेंट्स थी उनको रोका नहीं है, उनको तात्तुल का शिकार है वो, मतलब उनको कम्प्लीटली ऑफ द टेबल नहीं किया है, सस्पेंड किया है। बहुत सारे ममालिक ने, बहरीन ने, ओमान ने उसको वेलकम किया है, सूडान उनसे बेहतर ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात में जा रहा है, तो कुछ विंग्स ऑफ चेंज तो हैं डेफिनेटली, ठीक है जी। और वहाँ पे जाहिर है कि जो एमिरेट्स का और UAE का और इजराइल का जो मुआहदा हुआ है वो टेक्टोनिक शिफ्ट है मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक तो फौरन रिएक्टिव मोड में नहीं आना चाहिए। सही। हम इस तरह से डायरेक्टली मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, हम एक सोवरेन स्टेट है, और जब सूरत हाल जैसे होगी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी रिस्पॉन्स होती है, रिएक्शन नहीं होता। राइट। अच्छा हुमा बकई साहिबा, यही सवाल ज़रा मैं इफ्तिखार साहब की तरफ भी लेकर जाना चाहूँगी। इफ्तिखार साहब, मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, इजराइल की रिकग्निशन UAE की तरफ से, और फिर इजराइल की तरफ से कहा जाना कि बाकी अरब ममालिक को भी इजराइल को तस्लीम करना पड़ेगा या आने वाले वक्तों में वो कर लेंगे। इस तरह की तब्दीलियाँ
और कल भी वजीर आजम साहब ने अपने इंटरव्यू में रीइटरेट किया कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये फ़लस्तीन के लोगों के हुकूक की पामाली होगी। तो ऐसे में क्या हमारे मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ मरासिम मज़ीद कशीदगी का शिकार होंगे, या आप समझते हैं कि उनके इजराइल के साथ ताल्लुकात और उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होंगे? प्रश्न है कि ममालिक के तल्लुकात को ऐसा इंटरलिंक नहीं होना चाहिए, और हमारा जो मौक़िफ़ है ये प्रसख्त मौक़िफ़ है। यहाँ हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि इस पासपोर्ट को इजराइल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या बांग्लादेश के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि उसको इसराइल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये हमारा एक स्टेटेड पोजीशन है 1940s ऑनवर्ड्स आज तक। तो इस पॉलिसी को और इस अपनी पोजीशन को बदलना इमरान खान के लिए मुश्किल है, और इसी बिना पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सऊदी अरब के हवाले से जो फॉरेन मिनिस्टर का बयान था, क्या वो इमरान खान की ख्वाहिशात के मुताबिक था, क्या वो फॉरेन मिनिस्टर का अपना ज़ाती बयान था? इसका जवाब सऊदी अरब वाले आपसे मांग रहे हैं, और जब आप ये जवाब देंगे तो सऊदी अरब के हद तक आपके मामला शायद बेहतर हो जाए। लेकिन ये देखिए ना, बाकी ममालिक ने अपनी मर्जी की पॉलिटिक्स करनी है। हर मुल्क का जो हर मुल्क की हेलो जी इफ्तिखार साहब, हेलो, हर मुल्क की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, हर मुल्क की अपनी एक पॉलिटिक्स है। उसको अपने खेते में देखना है कि उसने क्या मुकाम रखना अपना, तो उनको जो फैसला करना करने दे। हमने तो अपना जो फैसला करना है उसका प्राइम मिनिस्टर ने, जैसा आपने मुझे बताया, प्राइम मिनिस्टर ने आगाह कर दिया दुनिया को कि हमारा क्या मौक़िफ़ है और हम इस मौक़िफ़ में तब्दीली लाएंगे। जब आप इस मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं लाएंगे और इसको वजह नज़ार बना देंगे तो फिर आप मुश्किलात में होंगे। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे ममालिक जो कर रहे हैं उनको करने दे, आप अपनी मर्जी नहीं छोड़ सकते, और यही दुनिया के अंदर चल रहा है। राइट इफ्तिखार साहब, ठीक। डॉक्टर साहिबा, अच्छा हुमा वकई साहिबा, हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आकर फॉरेन पॉलिसी को एटलीस्ट बड़ा डायनेमिक और बड़ा एक्टिव बनाया है, हमें कहाँ कहाँ चैलेंजेस से नबरदाजमा होना पड़ सकता है, बिलखुसूस जो हमारा स्टैंस है पैलेस्टीन के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, विच इज़ वेरी प्रूडेंट, वेरी राइट, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एन मुताबिक है उसके। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को कहाँ कहाँ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और आपकी नज़र में उन चैलेंजेस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? देखिए जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो कैपिटल्स हमसे यूजुअली माजी में डील करते थे, चाहे वो वेस्टर्न कैपिटल्स हों चाहे वो मिडल ईस्टर्न कैपिटल्स हों, उन्हें एक सबसर्विएंट पाकिस्तान की आदत थी। उन्हें एक ऐसे पाकिस्तान की आदत थी जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हवाले से मोल्ड कर लिया करता था। उसमें पाकिस्तान का भी सेल्फ इंटरेस्ट होता था, लेकिन एक सबसर्विएंट मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी था। आज का पाकिस्तान शायद थोड़ा सा ज्यादा असर्टिव है, उसके पास थोड़ी सी ज्यादा चॉइसेस हैं। ये चॉइसेस इसलिए भी शायद आज पाकिस्तान को हासिल हैं कि खित्ते की सियासत बदल रही है। एक इमर्जिंग सुपर पावर के साथ पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है, और वो इमर्जिंग सुपर पावर, मेरा इशारा चाइना की तरफ है, भी ज्यादा असर्टिव मोड में नजर आती है। तो इन तमाम चीजों ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा, समझिए, जो पहले कंस्ट्रेंट्स एंड कंपल्शंस थे, अब थोड़ी सी ऑप्शन और चॉइसेस हैं। उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि खित्ते की बदलती हुई सियासत ने भी पाकिस्तान को कोई स्पेस दी है। चाइना और लद्दाख में इंडिया के साथ जो सूरत हाल हुई, मेरा ख्याल है उसकी लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होंगी। नेपाल भी असर्टिव हुआ है, आपने देखा। बांग्लादेश से चाइना के भी ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान ने भी रीजनल रीच आउट की है। अफगानिस्तान में हमारा पीस प्रोसेस में कलीदी किरदार है। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान को थोड़ी सी, समझिए, स्पेस देती हैं। जो चैलेंज है जी, हमारा चैलेंज दो बिल्कुल वाजे हैं। हमें हमारी कन्वर्जेंस बीजिंग के साथ है, लेकिन हमें वॉशिंगटन की जरूरत रहती है। तो वहाँ हमें टाइट रोप वॉकिंग करनी है। हमारी कन्वर्जेंस रियाद के साथ है, लेकिन तेहरान अहम कैपिटल के तौर पे इमर्ज हो रहा है हमारे लिए, तो वहाँ पे भी हमें टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ती है। और मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान खासा अच्छी तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी खेल रहा है। आप मजीद असर्टिव हो सकते हैं, आप मजीद प्रोएक्टिव हो सकते हैं। कश्मीर पे भी मेरा ख्याल है, चाहे इंडिया की ग्लोबल शेमिंग हो,
चाहे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इशू हो, हमने रीजनेबल प्रोग्रेस की। मैं ये नहीं कहती कि कोई हमने अर्थ शैटरिंग प्रोग्रेस कर ली, लेकिन रीजनेबल प्रोग्रेस हुई है। कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज है, यूनाइटेड नेशंस में उसको उठाया गया है, ग्लोबल कैपिटल्स में उठाया गया है, और सबसे अहम बात यह कि जो उसका डिस्प्यूटेड स्टेटस था, जो 5 अगस्त को इंडिया ने तब्दील करने की कोशिश की थी, वो और रीइंफोर्स हो गया है। मतलब वो मजीद मुस्तहकम हो गई है हमारा स्टैंस और हमारा बात। राइट, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। डॉक्टर हुमा बकई, इफ्तिखार अहमद साहब, काजी अहमद अकबर और मुनीबुल हक, आप तमाम का बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। मैं इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।